जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस भर्ती में जो अभ्यर्थी जेटीसी ज्वाइन कर चुके हैं, जिनको परीक्षा के लिए या किसी जरूरी काम के लिए छुट्टी जाना है, तो उनको छुट्टी कितना दिन तक मिल सकती है और मिले कि नहीं मिलेगी छुट्टी। ठीक है। और छुट्टी का एप्लीकेशन कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा बात करेंगे एफआईआर और एनसीआर वालों के लिए, जिनको छुट्टी मिल रही है और जिनको नहीं मिल पा रही है, उनको कब कब तक ज्वाइनिंग कर लेंगे, ठीक, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए पहले हम बात कर लेते हैं छुट्टी के बारे में, अवकाश के बारे में आपके। ठीक। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि जेटीसी ज्वाइन कर चुके हैं, जिनका कहीं ना कहीं परीक्षा है, ठीक है, एग्जाम वगैरह है हर जगह, और किसी को कोई जरूरी काम ही होगा तो सबको अवकाश चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको पर्सनल जरूरत नहीं है, इसमें अवकाश आपको मिल जाएगा। ठीक, बस इतना है कि कहीं कहीं हो सकता है कि ना भी मिले, क्योंकि एक जो लेटर आया है उसमें लिखा है कि आपको एक बार में 2 दिवस अवकाश दिए है, ठीक है। आप एक बार में 2 दिवस अवकाश आपको मिल सकता है, 2 दिवस से ज्यादा आपको अवकाश नहीं मिलेगा। ठीक, 2 दिवस से कम ही मिलेगा, तो मतलब आपको एक दिन या 2 दिन का अवकाश मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज ये भी है कि हर जनपद के प्रभारी के विवेकानुसार है, मतलब कि जहां आप जेटीसी कर रहे हैं वहां के एसपी सर के विवेक, स्व विवेक के ऊपर है कि आपको छुट्टी दें या नहीं दें, उनके स्व विवेक के ऊपर है, ठीक है। तो इसमें आपको अगर छुट्टी मिलती है तो एक बार में 2 दिवस का ही मिलेगा, इससे ऊपर नहीं मिलेगा, उससे कम मिल सकता है। ठीक। तो जिनकी परीक्षाएं वगैरह हैं तो छुट्टी अपना लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर परीक्षा है तो कहीं कोई झूठा या फर्जी एडमिट कार्ड बनवा करके कोई छुट्टी नहीं लेगा, नहीं तो इसमें आप फंस सकते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी होने पर ही छुट्टी मिलेगी। तो इसमें ऐसा नहीं कि छुट्टी के लिए लेटर वगैरह आ गया हो, आप देख भी लिए हो तो उसके अनुसार चलेंगे, नहीं मुझे छुट्टी तो मिलनी चाहिए, लेटर आया है। उसमें एक लाइन ये भी लिखा है कि जनपद प्रभारी के स्वविवेक के ऊपर है छुट्टी आपको दे या ना दे, ठीक है। तो इसको आपको जानना पड़ेगा। अगर छुट्टी मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल रही है तो आपको नहीं जा पाएंगे आप, ठीक है। तो हर जनपद का अलग अलग हिसाब से होगा, जहाँ छुट्टी मिल जाएगी जाएंगे, और जहाँ नहीं मिल पाएगी तो आप नहीं जा पाएंगे। तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले से लिखा हुआ है कि एसपी सर के स्वविवेक के ऊपर है, ठीक है। और दूसरा, अगर छुट्टी एप्लीकेशन आप नहीं लिख पा रहे हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे छुट्टी का एप्लीकेशन का डेमो डाले हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे छुट्टी का एप्लीकेशन लिखा जाएगा, ठीक है। उसको देख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कि छुट्टी का एप्लीकेशन कैसा लिखा जाएगा। आप ट्रेनिंग में चाहे चाहे ट्रेनिंग के बाद जब ड्यूटी करने लगेंगे तब भी आप उस तरह से छुट्टी का एप्लीकेशन लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे सभी लोग छुट्टी का एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है। छुट्टी इसमें आकस्मिक अवकाश ही होता है, आपको आकस्मिक अवकाश ही मिलेगा। उसमें हम लेटर अपने जो टेलीग्राम ग्रुप में भेजे हैं डेमो छुट्टी का, उसमें आकस्मिक अवकाश ही कहते हैं, सीएल जिसको कहते हैं, ठीक है। या तो आकस्मिक अवकाश कर लीजिए या तो सीएल कर लीजिए, ठीक। और इसमें अगर छुट्टी आप जाते हैं, अगर गैरहाजिर यानी अनुपस्थित हो जाते हैं, तो इसमें देखिए जो एक पेपर कटिंग घूम रहा था कि नहीं 5 दिन गैरहाजिर हो जाएंगे, अनुपस्थित हो जाएंगे तो आपको अगले सत्र में यानी अगले बैच में ट्रेनिंग कराया जाएगा। तो वो ज्वाइनिंग के पहले की बात नहीं थी, ज्वाइनिंग के बाद की बात थी, ठीक है। इसमें एक लेटर भी है, मैं बता दे रहा हूं आपको उसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि अगर आप प्रारंभिक प्रशिक्षण में किसी प्रशिक्षु की 5 दिवस से अधिक अनुपस्थित होने पर उसे प्रशिक्षण से विरत किया जाएगा, यानी कि आपको प्रशिक्षण से रोक लिया जाएगा, यानी प्रशिक्षण में नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। उसे अगले प्रशिक्षण सत्र से पुनः पूर्ण प्रशिक्षण प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त कराना होगा, ठीक है। यानी कि अगर आप 5 दिन अनुपस्थित हो जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग में जो आरटीसी जाएगी उसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जब अगला बैच बनेगा, जब भी अगला बैच बनेगा उसमें आप सम्मिलित होंगे, ठीक है। तो कोई भी अगर छुट्टी जा रहा है तो अनुपस्थित नहीं होना है, ठीक। अगर आपको ट्रेनिंग करना समय तो किसी को अनुपस्थित नहीं होना, ठीक है। समय से आकर के अपनी आमद करा लेना है, छुट्टी से आकर आमद करा लेना है, ठीक है। और दूसरा, एफआईआर एनसीआर वालों के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें देखिए जिसके ऊपर एफआईआर एनसीआर दर्ज था, ठीक है, या सुलह हो गया था, चाहे दोषमुक्त हो गया था, तो उसकी सभी की फाइल डीएम ऑफिस जाती है, ठीक है, डीएम साहब के यहाँ जाती है। चाहे मुकदमा एक बार आप में लिख गया हो, चाहे जो भी स्थिति हो,
इसको मैं कई बार बता चुका हूँ कि चाहे जो भी स्थिति हो, अगर मुकदमा लिख गया हो, चाहे वो सुलह हो गया, खत्म हो गया हो, तब भी आपकी फाइल डीएम ऑफिस जाती है संस्तुति के लिए, ठीक है। तो इसमें जिसको संस्तुति मिल जा रही है, तो उसकी संस्तुति मिलने के बाद आपकी फाइल आ जाएगी आपके गृह जनपद में, जहां आपका भर्ती कार्यालय है, ठीक। वहां आने के बाद वहां से फाइल आपकी भेज दी जाएगी आपके जेटीसी जनपद। तो वहां पर जो भी नियुक्ति अधिकारी है, तो ऐसा नहीं कि मुकदमा है तुरंत आपको नियुक्ति दे देगा, ठीक है। उसमें पूरी पूरी फाइल चेक होगी, उसके बाद उस पर निर्णय लेंगे कि नियुक्ति दिया जाए या नहीं दिया जाए, ठीक है। तो उसमें समय लगता है, ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाएगा, कहीं कहीं जल्दी हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं समय लग सकता है, ठीक है। तो चेक करके, हालांकि आपको नियुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि आपको नियुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है, कहीं जल्दी हो सकता है, कहीं समय लग सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है कि अगर फाइल कंप्लीट हो गई है, जेटीसी जनपद की फाइल आपकी चली गई है, तो नियुक्ति आपकी जारी हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा, जिनको संस्तुति नहीं मिल रही है डीएम डीएम सर के यहाँ से, अगर आपको संस्तुति नहीं मिल रही है, आपकी फाइल आ गई आपके जेटीसी गृह जनपद में भर्ती ऑफिस में, ठीक है। तो वहां से आपकी फाइल, वहां पे आपको कोई काम नहीं है, आपकी फाइल बस वहां से आपके जेटीसी जनपद भेज दी जाएगी, ठीक है। तो जेटीसी जनपद जब जाएगी, तो वहां पे आपका अभ्यर्थन निरस्त होगा, तो आप जाकर के वहां एक बार संपर्क कर सकते हैं कि आपकी फाइल में क्या स्थिति है, ठीक, क्या स्थिति है और क्या हो सकता है। वहां संपर्क करके तब आप अगला कदम उठा सकते हैं, जैसे कि हाई कोर्ट वगैरह जिनको जाना है वो जा सकते हैं, क्योंकि आप मेहनत किए हैं। तो ऐसा नहीं कि आप मेहनत किए, आप मुकदमा है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है। आप दोष मुक्त हो गए हैं और विवेचना भी 5 साल तक नहीं हुई है और सुलह भी हो गया, उसके बाद भी अगर संस्तुति नहीं मिल रही है, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। इसमें आपको परेशान नहीं होना है, बस प्रयास करना है, ठीक है, लगे रहना है, आपको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। बस इसमें यह है कि आपको पहले जो वकील वगैरह आपके जो होंगे उनको थोड़ा संपर्क कर लीजिएगा, उनको जानकारी ले लीजिएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो जब तक आपका अभ्यर्थन निरस्त नहीं होगा, तब तक आपको कोई आधार नहीं मिलेगा कोर्ट जाने के लिए। तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, अपने जेटीसी जनपद संपर्क करके आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आपका अभ्यर्थन निरस्त आपका जेटीसी जनपद ही करेगा। तो वहां संपर्क में रहना पड़ेगा आपको, वहां संपर्क में रहना पड़ेगा। वहां जब आपका अभ्यर्थन निरस्त होता है, तो अभ्यर्थन निरस्त का जो लेटर है वो लेकर के आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। वहां से फिर आपको आदेश मिल जाएगा नौकरी के लिए, ज्वाइन करने के लिए, तब आपका ज्वाइन लेटर जारी होगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें समय लगता है, ऐसा नहीं कि आप हर काम जल्दी हो जाएगा। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जो इस ये बैच है इन्हीं के सब में ट्रेनिंग हो जाएगी, तो ऐसा संभव नहीं है, समय लग जाएगा, ठीक है। पहले आपका अभ्यर्थन अगर जल्दी से निरस्त हो जाता है, तब हो सकता है जल्दी हो जाए, लेकिन इसमें घबराने की या परेशानी की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मुकदमा है, अगर आपको दिक्कत है, फंस चुके हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और अभ्यर्थी निरस्त के बाद लेटर लेकर के जाइए। आपके पास कोई आधार होना चाहिए कोर्ट जाने का, तो वहाँ जाइए और वहाँ से अगर आदेश हो जाता है तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं कहूँगा कि कुछ अभ्यर्थी अपना देख लें कि अगर एक साथ जाएंगे, कुछ अभ्यर्थी मिलकर एक साथ जाएंगे तो पैसा उनका कम खर्चा होगा, ठीक है। अगर अलग अलग जाएंगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा, क्योंकि अभी आपको नौकरी नहीं मिली है, सैलरी नहीं आ रही है, तो घर से कितना पैसा लगाएंगे, सभी एक नॉर्मल फैमिली से ही होंगे, तो एक साथ जाइएगा तो पैसा कम लगेगा, ठीक है, मेरे हिसाब से। बाकी आप पहले आप संपर्क कर लीजिए, जैसे हो अपने स्तर से कर लीजिए, जो सही रहे, जो उचित रहे वही करिए, ठीक है। ये नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ आपको वही करना है, जो उचित रहे आप वही करिए, अपने स्तर से आप जानकारी कर भी सकते हैं, ठीक है। जो मुझे जानकारी है मैं वो बता दे रहा हूँ कि आपके पास कोई आधार होना चाहिए कोर्ट जाने का, ठीक है। बिना आधार का आप कैसे जाएंगे, अगर कोई आधार है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं से जानकारी होती है आपको, तो वो भी जानकारी अच्छा जानकारी हो कि यहाँ की सही कोई बताए, ऐसा नहीं कि आपको कोई झूठे बोल दे आप परेशान हो जाएं, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। जिनको संस्तुति नहीं मिल रही उनकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। बस आपको धैर्य रखना है और लगे रहना है। आप इनके साथ ट्रेनिंग नहीं करेंगे कोई बात नहीं, आप अगली बार ट्रेनिंग कर लेंगे, बस आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, आपका वेतन बनने लगेगा। आपकी ट्रेनिंग ट्रेनिंग जब भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और देखिए, नियुक्ति पत्र हो या अभ्यर्थन निरस्त, ये
आपके जेटीसी जनपद से ही होता है, ठीक है, आपके गृह जनपद से नहीं होता। इसके बारे में आप क्लियर रहिए हमेशा। कुछ भी आपके फाइल पे जो भी कार्रवाई होगी फाइल कंप्लीट होने के बाद आपकी जेटीसी जनपद से ही होगी, ठीक है। मान लीजिए जिनका वेरिफिकेशन पेंडिंग है, उनका वेरिफिकेशन अगर आ गया तो उनकी फाइल उनके जेटीसी जनपद भेज दी जाती है, ठीक है। आपको ज्वाइनिंग लेटर भी जेटीसी जनपद से ही मिलेगा, ठीक। तो आप इसमें कंफ्यूजन आपको ना रहे कि आपका नियुक्ति पत्र या अभ्यर्थन निरस्त का जो भी लेटर है आपको गृह जनपद से मिले, ऐसा नहीं। आपको जेटीसी जनपद से मिलेगा। आपको जेटीसी जनपद ही जाना पड़ेगा, वहाँ संपर्क करना पड़ेगा, संपर्क में रहना पड़ेगा। जब भी वहाँ के जो स्टाफ है, जब भी आपका फाइल कंप्लीट करके नियुक्ति पत्र जारी करेंगे या जिनका सूची नहीं मिला है उनका अभ्यर्थन निरस्त कर जारी करेंगे तो आपको वहीं से मिलेगा, ठीक है। जेटीसी जनपद से सब कुछ होने वाला है, आप वहीं संपर्क में रहेंगे तभी आपको मिलेगा, ठीक है। गृह जनपद में आपको ना आपका नियुक्ति पत्र जारी होता है, ना आपका अभ्यर्थन निरस्त होता है, ठीक है।